नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस और आरओ, एआरओ एग्ज़ाम के लिए जीएस की रिवीजन सीरीज़ का ये हमारा 22वां क्लास है और आज के इस क्लास में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होंगे। इस चैनल के माध्यम से ये जो जीएस की रिवीजन सीरीज़ आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है, इसके 2 मेन पर्पज़ हैं सर। पहला पर्पज़ है कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके सिलेबस को, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का हो, चाहे आरओ एआरओ प्रीलिम्स का हो, दोनों का जीएस वाले पोर्शन का सिलेबस लगभग सेम है, आप सभी जानते हैं। तो पहला मेन पर्पज़ है कि मैं आपके सिलेबस को काफ़ी हद तक यहाँ से कवर करा सकूँ और दूसरा जो मेन पर्पज़ है, वो ये है कि सिलेबस के साथ-साथ आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाए, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएँ या आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल यहाँ से दिया जाए, जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके स्कोर को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प कर सके। तो इस सीरीज़ के बारे में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं मैं आपसे सिर्फ़ इतना माँगना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो कहीं न कहीं से कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे ऑफ़लाइन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे मित्र होंगे जो अपनी सेल्फ़ स्टडी पर बिलीव करते हैं और सेल्फ़ स्टडी ही कर रहे होंगे। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल आप फ़ॉलो कर रहे हैं, वो आप फ़ॉलो करते रहें। आप में से चौबीसों घंटे कोई नहीं पढ़ता होगा, आप में से ज़्यादातर लोग 1-2 घंटे अपने मोबाइल पर ज़रूर वेस्ट करते होंगे या इधर-उधर कहीं पर भी गप्पे मारने में या घूमने-फिरने में निकाल ही देते होंगे। तो आप एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए यहाँ से और एक्सपेरिमेंट ये करना है आपको कि आपको 1 घंटा पर डे इस सीरीज़ के लिए दे देना है, ठीक है? मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। और डेफ़िनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की तरफ मत जाइए, क्वेश्चंस तो मैं आपको यहाँ से दे ही रहा हूँ। क्वेश्चंस के साथ-साथ इन क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो बहुत ही वर्दी है, ठीक है? वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? सीरीज़ सभी के लिए फ्री है, इसकी जो पीडीएफ्स हैं उनका मैंने एक मिनिमल चार्ज रखा है, चाहें तो आप ले सकते हैं, उनमें अलग से कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये जो कंटेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वीडियो में जो कंटेंट है वही कंटेंट मैं पीडीएफ में उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसकी तो ले सकते हैं, अभी ये 22वां चल रहा है, लगभग अभी इसकी 40 क्लासेस और बची हैं, लगभग 60 के आसपास क्लासेस इस जीएस वाली सीरीज़ की रहेंगी और इतने में मैं आपको इतना सब कुछ करा जाऊँगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस सीरीज़ से मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को क्या कहा जाता था? ठीक है? बौद्ध संघ में जो मतदान गुप्त रूप से किया जाता था, उसको क्या कहते थे? उसके लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? तो उसको कहते थे सर गुल्लक, ठीक है? गुल्लक क्या था? गुल्लक बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान का नाम है, ठीक है? बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बौद्ध धर्म में 3 इसके त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो तीनों को याद रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध संघ में जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती थी या जो भी जो भी प्रमुख लोग होते थे वहाँ पर इकट्ठा होते थे और किसी भी चीज़ पर जो मतदान की प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? गुल्लक कहा जाता था, ठीक है? तो ये जो संघ है, ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उन्हीं का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संघ के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए निश्चित नियम बनाए गए थे जो गणतांत्रिक आधार पर निर्मित किए गए थे या बनाए गए थे। सभा के कार्य को संपन्न करने के लिए जैसे आप कोरम के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी में गणपूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो उस सभा का कोई भी कार्य है उसको संपन्न करने के लिए कम से कम 20 सदस्यों की जो उपस्थिति थी वो आवश्यक हुआ करती थी उस टाइम पे। आरंभिक दौर में संघ में सभी जाति एवं वर्ग के लोगों को शामिल होने की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में बुद्ध ने 15 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति थे, ठीक है, या फिर चोर प्रकृति के जो व्यक्ति थे, हत्यारे थे, ऋणी व्यक्ति थे जिन पर किसी न किसी का कोई कर्ज हुआ करता था या राजा के सेवक होते थे या दास थे या ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ना कोई रोग है, ऐसे व्यक्तियों को महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश करने से मना कर दिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद आनंद महात्मा बुद्ध का बड़ा प्रिय शिष्य था, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा बहुत अनुरोध किए जाने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अनुनय विनय किया महात्मा बुद्ध से और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक जानकारी है बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध संघ के संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न था। संघराय किस चीज के लिए प्रयुक्त होता था? संघराय का मतलब क्या था? जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके विश्राम करने के स्थान को संघराय कहा जाता था। शलाका किसको कहते थे? मत पत्रों को शलाका कहा जाता था।
और शला का पुरुष कौन होते थे? जो मत देने वाले यानी मतदाता होते थे, उनको शला का पुरुष कहते थे। संघ परिनायक जो संघ का प्रमुख होता था, ठीक है, हमने त्रिरत्नों में 3 चीजें पढ़ी, बुद्ध धम्म संघ। तो संघ का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, उसको संघ परिनायक कहते थे। अरहत किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता था? अरहत उसे कहा जाता था जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। पोषक क्या होता था? संघ की जो पाक्षिक सभा होती थी, यानी संघ में 15 दिन में जो सभा बुलाई जाती थी, उसको पोषक के नाम से जाना जाता था। सिद्धि विहारिक किसको कहते थे? ऐसे बौद्ध भिक्षु जो गुरु के साथ निवास करते थे, उनको सिद्धि विहारिक कहा जाता था। नत्ती या वृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नत्ती या वृत्ति क्या थी? ये संघ की सभा में जब कोई भी प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता था, कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उसको नत्ती या वृत्ति कहा जाता था। अनुसावन क्या होता था? उस प्रस्ताव का जब वाचन होता था, ठीक है, सभा में या संघ में किसी भी प्रपोजल को लाया गया, उस प्रपोजल को जब पढ़ा जा रहा है, उसका पाठ किया जा रहा है, तो उसको अनुसावन कहा जाता था। भूमिस्किम क्या होता था? भूमिस्किम कहते थे बहुमत से पारित प्रस्ताव को, ठीक है। जैसे सभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, फिर उस प्रस्ताव का पाठ हुआ, पाठ यानी अनुसावन हुआ, और अनुसावन के बाद में जो भी गणपूर्ति थी, जो भी लोग सभा में उपस्थित थे, संघ में उपस्थित थे, उनके द्वारा उसको बहुमत से पारित कर दिया गया, तो उसको भूमिस्किम कहा जाता था। अधिकरण क्या होता था? अगर उस प्रस्ताव पर कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती थी, या मतभेद उत्पन्न होता था, कोई दूसरा पक्ष या कोई व्यक्तियों का समूह या 2-4 व्यक्ति उस चीज से असहमत होते थे, तो उसको अधिकरण कहा जाता था। गुल्लक, जिससे कि जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न था, इस संघ में होने वाले गुप्त मतदान को कहा जाता था। विवतक किसको कहा जाता था सर? संघ में प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान होता था, उसको विवतक कहा जाता था। गुप्त मतदान को गुल्लक और प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। उपसंपदा क्या थी? संघ में जो लोग शामिल होते थे, तो शामिल होने का जो प्रोसेस रहता था, प्रक्रिया रहती थी, उसको उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। इतनी जानकारी आपको पहले प्रश्न से मिल जाती है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा गया है? ठीक है, आर्यावर्त का महाराजाधिराज गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को कहा गया? तो महीपाल को जो है आर्यावर्त का महाराजाधिराज के नाम से संबोधित किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रमुख शासक हैं, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले महीपाल के बारे में बात करते हैं। महीपाल का शासनकाल 912 से 944 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने महीपाल पर आक्रमण करके इसको पराजित किया था। इंद्र तृतीय जब इसको पराजित करने के बाद दक्षिण की तरफ लौटा, ठीक है, तो महीपाल ने फिर दोबारा से उत्तर भारत में अपनी जो कंडीशन थी उसको मजबूत करने का प्रयास किया। यही कारण है कि राजशेखर ने उसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, ये अग्निकुल के यानी अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, जो आपने पढ़ा होगा विस्तार से जब आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी, तो अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, उन सभी राजपूतों में सबसे प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश को माना जाता है। इस वंश की प्राचीनता की बात करें तो 5वीं सदी के आसपास इसकी जो है ओरिजिन, इसका हम मान सकते हैं। गुर्जर जाति की चर्चा सबसे पहले पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलती है। पहले तो ये याद रखेंगे, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है, और इसी अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति की चर्चा जो है सबसे पहले देखने को मिलती है। इसके अलावा बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित की रचना की गई और वहिंसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें भी गुर्जरों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। नागभट्ट प्रथम जो थे, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। संस्थापक का नाम याद रखेंगे, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसने अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था और भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसको सुरक्षित करने का काम किया था। तो नागभट्ट प्रथम का अरबों के साथ में जो युद्ध होता है, इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है सर? तो इसका अभिलेख, इसका जो वर्णन है वो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में ही अरबों को म्लेच्छ कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। आगे वत्सराज के बारे में बात करते हैं। वत्सराज का शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इसके समय में कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आयोग ने पूछा है। तो इस तरीके से प्रश्न एक बन सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा के समय में प्रारंभ हुआ था? तो ये वत्सराज के शासनकाल में ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसकी शुरुआत होती है। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा इंद्रायुध को जो है अपने अधीन कर लिया था। किसने? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल के साथ में भी युद्ध किया। इसके पश्चात राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। ध्रुव से मिली पराजय ने प्रतिहार शासक वत्सराज की शक्ति को अत्यधिक क्षीण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। पाल शासक धर्मपाल ने इसका लाभ उठाया और वत्सराज को परास्त किया। इसके पश्चात धर्मपाल ने कन्नौज से इंद्रायुध को अपदस्थ करके उसके शासन से, उसकी जो गद्दी थी उससे उतार करके चक्रायुध को जो है शासक बनाया था। कहाँ का? कन्नौज का। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय के बारे में बात करते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने 800 से 833 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को अपदस्थ किया। जिस चक्रायुध को, यहाँ पर आपने देखा, जिस चक्रायुध को धर्मपाल ने जो है शासक बनाया था, उसी चक्रायुध को नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो है अपदस्थ करा गया, उसको हराया गया और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद नागभट्ट ने पाल शासक धर्मपाल को भी परास्त किया। नागभट्ट द्वितीय के समय में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का काम किया था। इसके बाद में मिहिर भोज प्रथम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया था और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं मिहिर भोज प्रथम। इसके विषय में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो ग्वालियर अभिलेख है। यानी जो मिहिर भोज प्रथम है, इनके बारे में सबसे प्रमुख जानकारी जो मिलती है वो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के जो विवरण हैं उनसे भी इस काल की घटनाओं की जानकारी देखने को मिलती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं था? तो 4 नाम आपको दे रखे हैं यहाँ पर। पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर, विश्वरूप और सोमदेव। तो सोमदेव जो थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि नहीं थे। बाकी पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर, विश्वरूप ये सभी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये चौहान वंश के शासक थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। चौहान वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, ये वास्तव में कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे उनके सामंत हुआ करते थे। लेकिन 10वीं शताब्दी में क्या होता है, वाकपति राज प्रथम, ये नाम याद रखेंगे, वाकपति राज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों से खुद को अलग कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। वासुदेव इस वंश का पहला शासक था और इसने अजमेर के उत्तर शाकंभरी क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव इनको कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक था। चौहान वंश की, जिस चौहान वंश की हम बात कर रहे हैं, उन चौहानों का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किसी के समय में हुआ था तो वो विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है। इसने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया और उनको अपना सामंत बनाया। इसने तुर्कों के विरुद्ध भी जो है लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया और उनके कुछ प्रदेशों को भी जीता। ये बहुत कुशल योद्धा थे। कुशल योद्धा होने के साथ साथ ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने एक नाटक की भी रचना की थी जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना किसने की है? विग्रहराज चतुर्थ ने करी है। ठीक है। इनके दरबारी कवि थे सोमदेव। सोमदेव ने इनको क्या कहा है? विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने इनको विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अजमेर स्थित स्थापत्य, ठीक है, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया था, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। ये जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने 1172 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। इसने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव के विरुद्ध अभियान किया था और उसको हराया था। ये जो अभियान था परमर्दी देव के विरुद्ध, इसी अभियान में 2 वीर योद्धा आल्हा और ऊदल भी मारे गए थे। वर्ष 1182 ईस्वी में इसने गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध अभियान किया। इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक संधि हो गई। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और ये युद्ध भारत के काफ़ी निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है और भारत में मुस्लिम सत्ता की
स्थापना का जो रास्ता था वो कहीं न कहीं से यहाँ से खुल जाता है। पृथ्वीराज के दरबार में जयनक भट्ट निवास करते थे। इनके अलावा विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, विश्वरूप जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इनके राजकवि का नाम क्या था? चंद बरदाई नाम याद रखेंगे और चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित किताब है मिफ्ता उल फुतूह। ठीक है, तो मिफ्ता उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों के बारे में जानकारी दी गई है? तो मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ किताबें हम यहाँ से देखते हैं। मिफ्ता उल फुतूह जो आपके क्वेश्चन में ही दे रखी है, इसकी रचना किसने करी थी? अमीर खुसरो ने करी थी और इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। किताबुल हिंद ये अल-बरूनी के द्वारा जो है रची गई किताब है। अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में इसको लिखा गया था और ये 11वीं सदी के जो भारतीय समाज है या भारतीय जो संस्कृति है, कल्चर है, धर्म और खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं किताबुल हिंद में, ठीक है। ताजुल मासिर के बारे में बात करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। इस ग्रंथ में हसन निज़ामी ने, ठीक है, ताजुल मासिर की रचना हसन निज़ामी ने करी थी, याद रखेंगे। हसन निज़ामी ने मोहम्मद गौरी के सैनिक अभियानों के साथ-साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के सैनिक अभियानों के बारे में भी इसमें जानकारी ऐड करी है। अरबी और फारसी भाषाओं में रचित इस ग्रंथ में 1191 से लेकर के 1229 तक का जो इतिहास है, समयावधि है, इसके बीच की जितनी भी घटनाएँ हैं, उनका वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद में एक और किताब आती है तबकाते नासिरी। ये मिनास व सिराज की रचना है, 23 अध्यायों में विभाजित है। नासिरुद्दीन के शासनकाल में इसकी रचना हुई और इस ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक का एक क्रमबद्ध ब्यौरा देखने को मिलता है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की, ठीक है? और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बलबन से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक तक जो भी सामाजिक विवरण है समाज का और आर्थिक विवरण है या न्यायिक जीवन है, इसके अलावा भू राजस्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका वर्णन तारीख़ फ़िरोज़ शाही में किया है। इसके साथ-साथ इसमें उस टाइम के जो भी प्रमुख संत रहे, उस टाइम के जो भी फ़िलॉसफ़र या दार्शनिक रहे, उनके बारे में भी जानकारी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में देखने को मिलती है। फुतूहात फ़िरोज़ शाही, इसकी रचना खुद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करी थी, ठीक है? इसमें सैन्य अभियानों और शासन प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई है। 5वां प्रश्न है, हरसोल अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? तो ये परमार वंश से जुड़ा हुआ अभिलेख है, हरसोल अभिलेख, याद रखेंगे। परमार वंश के अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण परमार वंश के शासक सियक द्वितीय का ये अभिलेख है, जिसको हम हरसोल अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसकी समयावधि 948 ईस्वी है, जिस टाइम पर ये लिखा गया। ये परमार वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलती है। परमार वंश के कुछ अन्य अभिलेखों में देखेंगे तो वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख 980 ईस्वी के समय का है। भोज के बांसवाड़ा और बेतमा अभिलेख, उदयादित्य के काल की उदयपुर प्रशस्ति, लक्ष्मण देव की नागपुर प्रशस्ति, ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख या प्रशस्तियों में इसकी गणना होती है। आनंद भट्ट द्वारा रचित बिल्लाल चरित में बंगाल के किस वंश का वर्णन मिलता है? तो बिल्लाल चरित में सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? तो एक तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बिल्लाल चरित में किस वंश की जानकारी मिलती है? सेन वंश। सेन वंश कहाँ का वंश था? बंगाल का वंश था और ये किसके द्वारा रचा गया? बिल्लाल चरित जो था ये आनंद भट्ट के द्वारा रचा गया, ठीक है। अब सेन वंश की बात हुई है तो थोड़ा सा सेन वंश के बारे में यहाँ से देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद में सेन वंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था। ये 11वीं 12वीं सदी के बीच में बंगाल में शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश था। सेन ब्रह्म क्षत्रिय थे, अर्थात ये पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, बाद में ये क्षत्रिय बन गए। संस्थापक कौन था सेन वंश का? सामंत सेन। 1170 से 1195 ईस्वी के बीच में इनकी जो समयावधि या कार्यकाल है वो माना जाता है। हालांकि ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में सेन वंश के एक स्वतंत्र एक फ्री राजा के रूप में इनको नहीं देखते हैं। इन्होंने पाल साम्राज्य के अधीन ही रह करके अपना शासन किया था।
इसके बाद में हेमंत सेन 1795 में शासक बनते हैं। सामंत सेन के बाद में हेमंत सेन ने पाल वंश से स्वतंत्रता की घोषणा करी थी और खुद को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए स्थापना तो सामंत सेन ने करी, लेकिन इन्होंने जो शासन किया वो पाल वंश के अधीन रह करके किया। हेमंत सेन ने पाल वंश से खुद को अलग कर दिया और स्वयं को एक स्वतंत्र वंश का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, सेन वंश के कुछ प्रमुख शासक और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे देखते हैं। विजय सेन 1095 से 1158 तक इनका कार्यकाल। इसे सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने पाल वंश के अंतिम राजा मदन पाल को गद्दी से हटा दिया था और अपने क्षेत्र को अधिक व्यापक रूप से संगठित करके शासन किया था। ये शैव मत को मानने वाले थे विजय सेन, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख है देवपाड़ा प्रशस्ति। ठीक है, इसके बाद में बल्लाल सेन 1158 से 1178। बल्लाल सेन ने पाल शासकों की गोडेश्वर की उपाधि को धारण किया, यानी ये गोडेश्वर की जो उपाधि थी सेन वंश से पहले पाल शासक जो थे वो धारण किया करते थे, तो बल्लाल सेन ने पाल शासकों की ही जो उपाधि थी गोडेश्वर, इसको धारण किया। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की भी रचना करी थी बल्लाल सेन ने। ठीक है, और ये भी शैव मत को मानने वाले थे। इन्होंने कुलीनवाद नाम से एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका उद्देश्य था कुलीन जातियों की श्रेष्ठता और सत्ता को बनाए रखना। सबसे पहले इसी ने कन्नौज से ब्राह्मणों को बुला करके बंगाल में बसाने का काम किया था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले किसने कन्नौज से ब्राह्मणों को बुला करके बंगाल में बसाया था, तो वो बल्लाल सेन था। ठीक है, इसके बाद में लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन की उपाधि परम भागवत थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी इन्होंने। 1178 से 1205 तक इनका शासन है। ये अपने पूर्वजों के विपरीत वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके पूर्वज, जैसा कि पहले दो राजाओं के नाम हमने देखे, उसमें हमने देखा कि वे शैव मत को मानते थे, शैव मत के मतानुयायी थे। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, वैष्णव मत का अनुयायी था। इसके लेखों की शुरुआत विष्णु की वंदना से होती है, विष्णु की स्तुति से होती है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में जो पंचरत्न थे उनमें से एक जयदेव भी थे। इन्होंने लक्ष्मण संवत की शुरुआत करी थी। इसके अलावा जयचंद गढ़वाल से काशी और प्रयाग को जीता था और काशी, प्रयाग और पुरी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। 1202 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और सेन वंश की जो राजधानी थी नादिया, उसको जीत लिया। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ संधियां दे रखी है, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अमृतसर की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो कालक्रमानुसार देखते हैं, तो इसमें से सबसे पहले सालबाई की संधि हुई, इसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और फिर होती है बसीन की संधि, और अंत में अमृतसर की संधि। ठीक है, अब इनकी बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले सालबाई की संधि 1782 में होती है। 17 मई 1782 को पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। ये संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई, और इसमें जो मीडिएटर का काम किया, मध्यस्थता का काम किया, वो सिंधिया ने किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। 18 मार्च 1792 इसकी एग्जैक्ट डेट है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो इसी संधि से समाप्त हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें टीपू को अपने साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेजों के हाथों गंवाना पड़ता है, और टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता है, भुगतान की जमानत के रूप में, क्योंकि उस टाइम पर टीपू के पास पैसे नहीं थे। तो जमानत के रूप में उसने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास में बंधक के रूप में छोड़ा था। ठीक है, बसीन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, बसीन की संधि किसके बीच में होती है? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पूना में अंग्रेजी सेना को उन्हीं के खर्चे पर तैनात किया जाएगा। अमृतसर की संधि 1809 में हुई। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह को सतलज नदी के पूर्वी तट तक सीमित कर दिया गया और अंग्रेजों को मालवा के क्षेत्र पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया। 8th क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रस्तुत की गई कॉर्नवालिस संहिता का संबंध किससे है? तो ये संहिता न्यायिक सुधारों से जुड़ी हुई है, न्यायिक सुधारों से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर के 1793 में उनको एक संहिता
के रूप में, कोड के रूप में जो है प्रस्तुत किया, जिसको हम कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जानते हैं। ये संहिता मुख्यतः शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संहिता के द्वारा कॉर्नवालिस ने जो प्रमुख कार्य किए, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। इस संहिता के द्वारा कॉर्नवालिस ने कर और न्याय संबंधी जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको अलग-अलग कर दिया और यूरोपियों से संबंधित अगर कोई मामला है, उसको भी अदालतों के अधीन लाया गया। सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए दीवानी अदालतों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया। कोई भी सरकारी अधिकारी है और वो किसी भी चीज़ के लिए अगर जवाबदेह है, तो उसकी जवाबदेही किसके अंतर्गत होगी? दीवानी अदालत के अंतर्गत होगी। और कानून की विशिष्टता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, ये स्थापित करने का काम जो है कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा किया गया था। 9th क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण हुआ था भारत पर, वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह, कार्यकाल की बात करें 1719 से 1748 तक इसका शासनकाल रहा और इसी के शासनकाल में अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, या इसका एक नाम अहमद शाह दुर्रानी भी देखने को मिलता है, इसने 1748 में भारत पर पहला आक्रमण किया था और उसने अंतिम आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो 1767 में किया था और ये आक्रमण जो अंतिम वाला था, ये सिखों के विरुद्ध किया था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ के साथ में 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा था और जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। मोहम्मद शाह के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शाह का एक अन्य नाम रोशन अख्तर भी देखने को मिलता है और इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये अपना जो ज़्यादातर समय था वो शासन व्यवस्था में तो लगाता नहीं था, ये पशुओं की लड़ाई देखता था, वेश्याओं के बीच में जाना इसको पसंद था और मदिरा मदिरा वगैरह का सेवन करता था और इसी में ये मग्न रहता था। इसके दरबार में चित्रकार रहते थे चित्रमन और निधामल, याद रखेंगे चित्रमन और निधामल किसके दरबार में चित्रकार थे? मोहम्मद शाह के दरबार में चित्रकार थे। इसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में अमीर खुसरो के बगल में दफनाया गया था। रफ़ीउद्दौला की मृत्यु के बाद में जो सैयद बंधु थे, उन्होंने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभुत्व के कारण इसी के शासनकाल में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ये फारस के शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा चुका है करनाल का युद्ध। 10वां प्रश्न है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वे बंगाल में आधुनिक वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। सही बात है। उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना की और कीर्तन या भजन या गानों के माध्यम से भक्ति को प्रकट करने का काम किया। इन्होंने अचिंत्य भेदा भेदभाव, जो एक फिलॉसफी की ब्रांच है, दर्शन की एक शाखा है, अचिंत्य भेदा भेदभाव, इसका प्रतिपादन भी किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तीनों कथन सही है। कीर्तन घोष इनकी रचना नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कीर्तन घोष किसकी रचना है? कीर्तन घोष शंकर देव की रचना है। शंकर देव कौन थे? इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था शंकर देव ने। ठीक है, 1499 से 1569 इनका समयावधि माना जाता है और कीर्तन घोष इन्हीं की रचना है, शंकर देव की रचना है। इन्होंने रामायण और महाभारत का असमिया भाषा में भी अनुवाद किया था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1486 से 1533 तक इनका जो समयावधि है वो मानी जाती है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और बंगाल में इन्होंने आधुनिक वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। सगुण ईश्वर की उपासना और कीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रकटीकरण किया। अचिंत्य भेदा भेदवाद जो था, इनका दर्शन था, इनकी फिलॉसफी थी और संस्कृत में इन्होंने शिक्षाष्टकम ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है, शिक्षाष्टकम किसका है? ये चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ ग्रंथ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के नाम दे रखे हैं और का जो सत्याग्रह था उसका संबंध किस स्थान से था? राजगोपालाचारी मद्रास, आधुनिक चेन्नई, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन पंजाब, एन.वी. गाडगिल महाराष्ट्र, श्री कृष्ण सिंह बिहार। ठीक है, सत्याग्रह ये जो था इससे संबंधित जो इसकी व्याख्या मैंने इसीलिए नहीं दी है क्योंकि इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो मैं पहले आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, 21 क्लासेस अब तक मैंने आपको प्रोवाइड कराई, उनमें इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने दे रखी है। और यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप से बन सकता था। इसमें जितने भी व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनको एक जगह पर मैचिंग के रूप में क्वेश्चन यहाँ से बना दिया गया है। ठीक है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ लेखक हैं, उनसे संबंधित भाषा है, उससे आपको मिलान करना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये बांग्ला भाषा से संबंध रखते थे। अप्पा राव का संबंध तेलुगु से था। फ़कीर मोहन सेनापति उड़िया भाषा से संबंध था और के सुब्रमण्यम भारती ये तमिल भाषा से संबंध रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक ब्रिटिश समिति थी, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? ये ब्रिटेन में ही हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रिटेन में जो जनता थी ब्रिटेन की, या ब्रिटेन में कुछ जो भारतीय लोग थे, उनको भारतीय मुद्दों के बारे में उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चार्ल्स ब्रेडलॉफ आदि इसके पीछे के प्रमुख नेता थे। विलियम वेडरबर्न ने पहले अध्यक्ष और विलियम डिग्बी ने सचिव के रूप में काम किया था। जो ब्रिटिश समिति थी, इसके पहले अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न और इसके जो सचिव थे वो थे विलियम डिग्बी, याद रखेंगे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल, जिसको अंग्रेजी में ऑल इंडिया स्टेट्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे? कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, और कारण दे रखा है इसके पीछे कि इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। तो ये बिल्कुल अपोजिट बात कह दी गई है यहाँ पर, इन्होंने इन सारी चीज़ों का समर्थन किया था और 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से ही वेद समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, तो कारण जो है इसका गलत है, कथन सही है। 16वां क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ पे? मणिपुर में। और विद्रोह को हालांकि दबा दिया गया और ये जो व्यक्ति थे इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनका नाम था टिकेंद्रजीत। ठीक है, टिकेंद्रजीत स्वतंत्र मणिपुर रियासत के राजकुमार थे। उन्हें वीर टिकेंद्रजीत और कोईरेंग, ठीक है, कोईरेंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये मणिपुरी सेना के कमांडर थे, महान देशभक्त थे, ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना के घोर विरोधी थे और देश की एकता अखंडता के कट्टर समर्थक थे। इनके नेतृत्व में 1891 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया गया। तो जो विद्रोह था आपका मणिपुर में, ये 1891 में जो है किया गया। इन्हें मणिपुर का शेर भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने इनकी वीरता, निडरता और पराक्रम की तुलना एक खतरनाक बाघ से करी थी। याद रखेंगे टिकेंद्रजीत का नाम। 17वां प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 18 वर्षीय कनक लता बरुआ, ठीक है, इनकी किस स्थान पर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी? तो असम के गोहपुर नामक स्थान पर कनक लता बरुआ की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इनके बारे में जानते हैं। कनक लता बरुआ जो थी, ये भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनको अंग्रेजों ने 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके टाइम पर गोली मार दी थी। इनको बीर बाला भी कहा जाता है। ये असम की रहने वाली थी और इन्हें पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में दिया था। कौन से कथन सत्य हैं? दोनों ही कथन इसके बारे में सत्य हैं। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, मतलब टाइटल, उस भाषण का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो क्या था? उसका था नियति से मिलन। इसको भी आप याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 समाचार पत्रों में सर्वनिष्ठ तत्व क्या है? कि एक इसमें मतलब ऐसी चीज़ जो तीनों में बिल्कुल कॉमन है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और हितवाद। तो तीनों में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि ये भारत सेवक समाज के द्वारा, ठीक है, भारत सेवक समाज के द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे तीनों। द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और हितवाद। इनके बारे में, समाचार पत्रों के बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको पिछली क्लासेस में दी जा चुकी है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। इसी को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसने नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने का काम किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और मानव विकास को प्रमोट करना और भारत को स्वतंत्रता के लिए तैयार करना था। भारत सेवक समाज के द्वारा व्यक्त विचारों का प्रचार द सर्वेंट ऑफ इंडिया
ज्ञान प्रकाश और हितवाद नामक समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। मतलब भारत सेवक समाज की जो आइडियोलॉजी थी, इसकी जो सोच थी, इसको सोच को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में जिन समाचार पत्रों ने योगदान दिया था, तो उनके नाम है द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और हितवाद। अब यहाँ से आपके पॉलिटी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर से हमने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे और कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन देखे। यहाँ से आपका हिस्ट्री वाला पार्ट पॉलिटी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो पॉलिटी का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार का दर्जा किसको दिया गया है? सहकारी समितियों का गठन करना। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, ये कब किया गया था? ये 2011 में। ठीक है, और इसके द्वारा एक नया भाग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, 9B। ठीक है, और इस 9B भाग का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समितियां। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है इसको? 19 के तहत रखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। आर्टिकल 19(1)(c), 19 को भी अगर हम थोड़ा सब कैटेगराइज करें तो उसमें देखेंगे स्पेसिफिकली आर्टिकल 19(1)(c) में क्या बात कही गई है कि सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं, कंपनी शामिल है, साझा फर्म हो सकती हैं। ठीक है, समितियां, क्लब, संगठन और व्यापार संघ, इस तरीके के कोई भी संघ बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत दिया गया है। यह अनुच्छेद न केवल संगठन या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने के अधिकार के बारे में भी जानकारी देता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 43B भी जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। 22वां प्रश्न है, कुछ संस्थाएं दे रखी हैं, उन संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इनमें से पहला है भारत में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, दूसरा है भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना और तीसरा है भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना। आपको बताना है कि इसमें से किसकी स्थापना किस तरीके से, एक क्रम के रूप में तीनों को लगाना है। तो इन तीनों चीज़ों में से सबसे पहले स्थापना हुई थी भारत में पारिवारिक अदालतों की, इसके बाद भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए और फिर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई। इनके बारे में विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना के बारे में बात करें, इनकी स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत 1985 में की गई थी। और सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 2001 में स्थापित किए गए और भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना 2010 में की गई। ग्राम न्यायालय जो है भारत में, ये सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसमें निहित होती है? तो जैसे केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, और ये जो बात है वो किस आर्टिकल में कही गई है सर? आर्टिकल 154(1). आर्टिकल 154(1) में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पे निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग राज्यपाल संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं। आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेगा। 55 में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के पद के बारे में
जैसे कि हम कह सकते हैं कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, यानी एक राज्यपाल का पद के बारे में जहाँ पे बात की जा रही है वो 153 है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो 155 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 156 में राज्यपाल का क्या है? कार्यकाल है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने के लिए जो अर्हता है वो दी गई है। राज्यपाल बनने के लिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा भी जा चुका है ये। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 158 में दिया गया है। राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में है? 159 में है। 163 में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और मदद से संविधान के अनुसार अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो 163 में है। 167 के अनुसार मुख्यमंत्री जो भी वो काम करता है उसकी जानकारी राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 202 में क्या दिया गया है? राज्यपाल हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का ब्यौरा राज्य विधानमंडल के सदनों के सामने रखता है। ठीक है, 202 में है। इसके बाद में 24वां प्रश्न आता है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया था? तो ये 25 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। 25 जनवरी 2020 की तिथि वह तिथि है जिस तिथि को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया। ठीक है। ये किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है संसद व राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था, इसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। दो सदस्य नामित किए जाते थे आंग्ल भारतीय समूह के, उनको समाप्त कर दिया गया। भारत में जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो जनगणना अधिनियम था 1948 में, 1948 में इसको पारित किया गया था। थोड़ी और जानकारी यहाँ से देखते हैं। भारत में जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में पारित हुआ और जनगणना नियमावली वर्ष 1990 में जारी की गई। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। ठीक है। पहली जनगणना 1872 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लेकिन ये एक व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। जैसे वर्तमान समय में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना करने का प्रावधान है, तो जो पहली 10 वर्षीय जनगणना थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। और जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? ये संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? तो ये आर्टिकल 144 में दे रखा है। ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद दे रखे हैं जैसे 41, 42, 45, इनको भी यहाँ से देख लेते हैं। आर्टिकल 141 में क्या है? इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी कानून अगर लागू किया जा रहा है तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत जितने भी न्यायालय होते हैं वो सभी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है? कि जो शीर्ष न्यायालय है, शीर्ष न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को देश के भीतर उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूरा न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश अगर पारित करना है तो उसका अधिकार वो रखता है और उस डिक्री या आदेश को वो पारित कर सकता है। ठीक है। 145 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट होता है समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को साधारणतया विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 145 में क्या है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 145 में दी गई है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर सुझाव देने के लिए
यूएन ढेबर की अध्यक्षता में जो ढेबर आयोग का गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ढेबर आयोग का गठन 1960 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था आयोग? इस आयोग का जो गठन हुआ था वो अनुसूचित क्षेत्रों का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है और उनका कल्याण किस तरीके से किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर एक सुझाव देने के लिए इस ढेबर आयोग का गठन किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला ये प्रथम आयोग था, ठीक है, ढेबर आयोग। इसकी अध्यक्षता यूएन ढेबर ने करी थी। ढेबर आयोग ने 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मानदंड पैरामीटर जो है वो निर्धारित किए थे। और वो मानदंड जो थे वो क्या थे, यानी किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के तहत, उसके लिए कुछ नियम बनाए। वो क्या थे कि जनजातीय आबादी की प्रमुख संख्या, यानी जब किसी क्षेत्र में जनजातीय लोग बहुसंख्यक हों, ज़्यादा संख्या में हों, तो 5वीं अनुसूची के तहत उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, ब्लॉक या तालुका में अगर अनुसूचित लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उसको क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि जैसे मान करके चलिए किसी कोई जगह है जहाँ पर अनुसूचित लोगों की संख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या ज़्यादा है और उसके निकटवर्ती या किसी भी समीपवर्ती जो क्षेत्र है उसकी सापेक्ष उसकी स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है, उसमें विकास बहुत कम है उनके सापेक्ष और उन सुविधाएँ या जो भी स्कूल वगैरह हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, एजुकेशन वगैरह की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, दयनीय है, पिछड़ी है। आर्थिक रूप से वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसको भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची जो है वो 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़ करके, ठीक है, इन चारों राज्यों को छोड़ करके किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची। 28वां प्रश्न है, कथन दे रखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह यानी कहीं भी जाकर के व्यापार, वाणिज्य और समागम की अबाध स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कथन जो है सही है। और कारण के बारे में बात करें तो राज्य ऐसे कर या ऐसे टैक्सेस लगा सकता है, आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। तो कारण भी सही है, राज्य ऐसे टैक्सेस लगा सकता है जिससे व्यापार की जो स्वतंत्रता है, व्यापार करने की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट उस पर इम्पैक्ट उसका डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसे टैक्सेस लगा सकता है। अपने आप में कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण एक तरह से कथन से संबंधित नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, इसको कैटेगराइज करा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की अबाध स्वतंत्रता सभी को होगी, किंतु राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी जो है वो संघ की क्या होगी, राष्ट्रभाषा होगी, मातृभाषा होगी, राजभाषा होगी। तो हिंदी को क्या कहा गया है, आर्टिकल 343 में राजभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है, राजभाषा कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ पे परिलक्षित होता है? तो ये जो कल्याणकारी राज्य का विचार है, ये संविधान की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है या प्रस्तावना है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है, तो दोनों ही सही हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका और भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51, ठीक है, इसमें वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित सामाजिक और आर्थिक न्याय के विचार में राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा है, कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसमें परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज आपने काफ़ी सारे शानदार प्रश्न यहाँ पे देखे और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरी बात कहता हूँ। वो यही है कि जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे।
ऐसा बिल्कुल होगा और आज का समय ही यही चल रहा है, दौर ही यही चल रहा है कि आप 1 से डेढ़ घंटा ज़रूर मोबाइल में फालतू की चीज़ें देखने में व्यर्थ करते होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कोर्स छोड़ दीजिए, आपने जो पढ़ा है आप उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है आप उसको फेंक दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपका जो फालतू समय है, जो आप व्यर्थ कर रहे हैं, उस व्यर्थ समय को एक सही समय की तरह यूटिलाइज़ करते हुए 1 घंटा आप इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको देख लीजिए। निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम के बाद में मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।